नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल परीक्षा पे आपका स्वागत है। हम आज बिहार स्पेशल की क्लास में बिहार की जलवायु को डिस्कस करेंगे कि बिहार की जलवायु में क्या क्या आते हैं और बिहार का जलवायु किस प्रकार का है। इसमें हम बिहार के हर एक जलवायु के हर एक पहलू को, कितने ऋतुएं होती हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और हमारे चैनल पे जितने भी कंटेंट हैं एग्ज़ाम से संबंधित, वो आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करें ताकि हम आपके लिए पूरी जोश के साथ कंटेंट ला पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जलवायु है, जलवायु में मुख्य चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले कि जलवायु क्या होता है, इसको समझेंगे। किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु संबंधित क्षेत्र के विभिन्न वातावरणीय तत्व जैसे ऊंचाई, धरातलीय संरचना, भौगोलिक अवस्थिति, सौर विकिरण, वर्षा की मात्रा, सागर तट से दूरी तथा अक्षांशीय विस्तार आदि से प्रभावित होता है। किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का निर्धारण करती है। तो ये शब्द जो है हमारा जलवायु, वो क्या है? तो किसी भी स्थान का मौसम, ठीक है, संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब एक लंबे समय पे का जो औसत होता है उसको हम लोग कहते हैं जलवायु। जैसे, और मौसम किसको कहते हैं? तो मौसम को समझ लेते हैं कि एक दिन का जो औसत होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं, यानी दैनिक, दैनिक औसत अगर हम निकालें कि किसी भी जगह का जो वातावरण है उसका दैनिक औसत, तो उसको कहते हैं मौसम। और इस मौसम में जो कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक रहेगा और उसकी औसत हम निकालेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग जलवायु, ठीक है, या उसी को ऋतु भी कहीं कहीं पे कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्थान का मौसम के समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को हम लोग जलवायु कहते हैं, ठीक है। और जलवायु डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है? तो जलवायु निर्भर करता है कि वहाँ ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, धरातल की संरचना कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, पर्वत वाला है, पठारी है, तटीय क्षेत्र है, तो धरातल की संरचना कैसी है। भौगोलिक अवस्थिति का मतलब है कि वो ग्लोब पे, जैसे ये मेरा ग्लोब है, ठीक है ना, और ये विषुवत रेखा है, ठीक है ना, तो ग्लोब पे ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और इधर भी 23.5 डिग्री। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, ग्लोब पे कहाँ है, ठीक है ना, भौगोलिक अवस्थिति। उसके बाद अब भौगोलिक स्थिति से ही ये हम निर्धारित कर सकते हैं कि उस सूर्य का प्रकाश, ये अगर हम सन मान ले तो सूर्य का प्रकाश उस पर किस प्रकार पड़ रहा है। वर्षा की मात्रा, यानी वहाँ वर्षा कितनी होती है, किस प्रकार होती है, और तटीय क्षेत्र से कितनी दूरी है, यानी समुद्र से वो उसकी दूरी कितनी है। और अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार यही हुआ कि ग्लोब पे कहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि जलवायु हम लोगों ने समझ लिया। जलवायु के बाद समझते हैं कि बिहार की जलवायु। बिहार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार क्या होता है कि जो उत्तरी बिहार है उस CWG में आता है,
और दक्षिणी बिहार जो आता है AW क्षेत्र में आता है। ये भी याद रखेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। बिहार जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आया एक शब्द कटिबंधीय। कटिबंध क्या होता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है उसके वितरण के अनुसार हम ग्लोब पे कुछ लकीरें खींचे हैं। उसको 3 जोन में बांटा गया है। एक होता है शीतोष्ण शीत कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध और एक होता है उष्ण कटिबंध। तो विषुवत रेखा के आसपास वाले जो है वो होते उष्ण कटिबंध, और जो उसके बाद होता है वो होता है शीतोष्ण, और सबसे लास्ट में जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का एरिया होता है उसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो बिहार जो है कैसा है? उपोष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र में स्थित है ग्लोब के अनुसार, तथा यहाँ जलवायु मानसूनी है, यानी कि मानसून का प्रभाव रहता है जलवायु पे। बिहार में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, किंतु वर्ष के अधिकांश समय वायु में पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि जो ये तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन नमी होने के कारण वातावरण में बहुत नमी होता है, इसके कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा से ही डिपेंड करता है कि ये किस जोन में है। तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क तथा पूर्व भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि जो पश्चिम भाग है वो शुष्क होता है, मतलब सूखा होता है, और जो पूर्वी भाग है वो आर्द्र होता है, यानी उसमें नमी पाई जाती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर भी पड़ता है। यानी जितने कारक भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं वो सभी कारक बिहार के जलवायु को भी प्रभावित करेंगे। अब बिहार का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार का है, इस पे थोड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। और इधर का भाग देखेंगे कि पूरा का पूरा नेपाल है और नेपाल के पास हिमालय है, तो ये तराई क्षेत्र है। और गंगा नदी क्या करती है कि इसको 2 भागों में बांटती है। तो इधर का जो जलवायु है और इधर का जलवायु है इनमें बहुत अंतर होता है। इधर वर्षा का मात्रा अधिक होता है जबकि इधर कम वर्षा की मात्रा होती है, तो उससे भी बिहार के जलवायु पर बहुत असर पड़ता है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो जान लेते हैं। तो पहला कारक है कि बंगाल की खाड़ी से निकटता, यानी बंगाल से ये निकटता इसकी है, इसका भी असर पड़ता है। उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियां, काल बैसाखी, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उससे भी यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। तो इतने कारक हैं जो कि बिहार के जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित होने के कारण बिहार का पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, क्योंकि बंगाल से ये नजदीक है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, जिसमें देश के अन्य भागों के समान बिहार की जलवायु में भी विविधता और मौसमी दशाएं अत्यंत परिवर्तनशील होती है। ठीक है, आगे है कि तापमान, वर्षा तथा वायु दाब के आधार पर बिहार की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। यहाँ होगा तो बांटा जा सकता है। कौन कौन सी ऋतु में बांटा जा सकता है भाई? तो पहला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक रहता है। कौन सा ऋतु? गर्मी का ऋतु। फिर आता वर्षा ऋतु, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। और फिर होता है शीत ऋतु, मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या है और क्या क्या इसके प्रभाव है।
ग्रीष्म ऋतु, बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च माह से सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होने लगती है। अब सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब क्या है कि जैसे देखिएगा कि जो 21 मार्च है उसके आसपास क्या होता है कि 0 डिग्री यानी 0 डिग्री के आसपास सूर्य रहता है और धीरे 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 उत्तर की ओर जाने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। तो उसी को कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। तथा वायु दाब कम होने लगता है। अब वायु दाब कम कैसे होगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वहां की वायु क्या है कि विरल होगी, यानी फैलेगी, और फैलेगी तो उसका क्या होगा कि दाब वहां पे कमेगा। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होने लगता है, तो तापमान में वृद्धि होने लगती है और दाब क्या होता है, कम जाता है। मई माह तक राज्य में सभी भागों में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। और किसी भी क्षेत्र का वर्षा होने का क्या का मतलब है कि हवा जो है हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, लो प्रेशर, प्रेशर इसको कर देता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। तो जैसे ही जहाँ का तापमान बढ़ेगा और वहाँ का जो है डेंसिटी कमेगा तो बादल वहाँ पे घूमने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे हवा चलने लगेगी, हवाएं चलने लगेगी और वही से वर्षा शुरू होती है। किंतु जून माह में तापमान तथा आर्द्रता अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी होती है। यानी क्या है कि आर्द्रता है, नमी वाला है। जून तक आते आते क्या होता है कि वो मानसून आ जाता है और मानसून अपने साथ समुद्र से ढेर सारी अपने साथ नमी लेकर आता है। इससे क्या होता है कि डेंसिटी बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है और उमस भरी गर्मी हो जाती है, जिससे मौसम बहुत कष्टदायी हो जाता है। बिहार का सबसे गर्म तथा शुष्क स्थान गया है, यानी सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? गया में पड़ती है। आप एक फैक्ट और याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा ठंडा भी यहीं पड़ती है, जिसका तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कभी कभी तो इसे 50 डिग्री सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शुष्क हवाएं अथवा लू चलने से राज्य राज्य के पश्चिमी तथा मैदानी क्षेत्र का तापमान अधिक बढ़ जाता है। अब ये सवाल पूछा गया कई बार कि जो बिहार में गर्म हवाएं चलती है उसे किस क्षेत्रीय नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि इसे लू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोपहर के बाद धूल भरी आंधियां चलती है, जिनकी गति 15 किलोमीटर पर घंटा होती है, प्रति घंटा। कभी कभी यह स्थानीय पवने के साथ साथ आकाश में बादल भी छा जाते हैं, जिससे बूंदाबांदी भी होने लगती है, यानी हल्की फुल्की बारिश, ड्रेनेज देखने को मिलती है। राज्य में ग्रीष्म काल मुख्यतः शुष्क रहता है, यानी जितने दिन गर्मी रहती है वो सूखा मौसम होता है। मानसून के आने से पहले बंगाल की खाड़ी के स्थानीय विक्षोभ के कारण मई माह तक विनाशकारी चक्रवात विकसित हो जाते हैं। किससे? तो स्थानीय विक्षोभ के कारण। ठीक है, इन विक्षोभ क्या होता है ये जब हम पढ़ेंगे भारत का मानसून, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि जो पश्चिमी मानसून, मान लीजिए कि ये भारत का मानचित्र है और इधर से हवाएं चल रही है, तो यहाँ पे आपका नीलगिरी वगैरह, तो ये यहाँ से क्या होता है कि टकराने के बाद वो उधर चला जाता है, तो इससे विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसी का जिक्र यहाँ पे है। तो इन चक्रवातों के प्रभाव से, और नीलगिरी के बाद यहाँ पश्चिमी घाट है, तो जिससे मानसून का असर यहाँ पे पड़ता है और वो विक्षोभ उत्पन्न करता है, जिससे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, परंतु धरातलीय भाग के अंदर की ओर बढ़ने के साथ ही इसकी तीव्रता और प्रभाव दोनों में कमी आने लगती है। तो तटीय भाग में ये प्रचंड होता है। इन चक्रवातों का मार्ग उत्तर पश्चिम होने से इसका प्रभाव बिहार के दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक पड़ता है,
जहां इसकी गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बाद आगे है, ये चक्रवात मेघ गर्जन, तेज हवाएं और तूफानी वर्षा उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा ये न केवल सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हैं बल्कि स्थानीय जनजीवन को भी व्यापक क्षति पहुंचाते हैं। मई माह में बिहार के मैदानी क्षेत्रों में शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती है, जिन्हें लू कहते हैं। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसे आप एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, जब ये स्थानीय पवने जिसका नाम क्या है, नार्वेस्टर, समुद्री आर्द्र पवने के साथ मिल जाती है तो प्रचंड स्थानीय तूफान उत्पन्न होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वर्षा और ओलावृष्टि होती है। तो ये बिहार में भी नार्वेस्टर का असर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगला ऋतु है हमारा वर्षा। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून में होता है। इस मानसून से राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्र में 15 जून तक वर्षा आरंभ हो जाती है। बिहार में वर्षा सबसे पहले उत्तर पूर्व के तराई क्षेत्र में होती है। अब पूर्व की तराई क्षेत्र में होती है तो पूर्व, देखिए अगर हम बिहार का मानचित्र बनाएं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो जो पूर्व का तराई क्षेत्र है ये यहाँ है, और इस जगह को हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे है जो है किशनगंज है। और तो इसके अनुसार सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, तो किशनगंज में होगी। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि चाय की खेती पूरे बिहार में सिर्फ किशनगंज में की जाती है। ठीक है, जबकि पठारी क्षेत्रों में वर्षा सबसे बाद में आरंभ होती है। राज्य में सबसे अधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिण ढलानों से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार के मध्य अक्टूबर तक रहता है, इसलिए राज्य में मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक का काल वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून का काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, वर्षा ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, किंतु आर्द्रता अधिक हो जाती है। यानी कि जो वायुमंडल है उसमें नमी बहुत अधिक हो जाता है। जून के मध्य तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में सूर्य कर्क रेखा के निकट होता है, जिससे लगभग 10 दिनों तक वर्षा न होने से मौसम सूखा एवं साफ रहता है। परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे होता है, इसलिए उसकी जो विकिरण है वो लंबवत पड़ती है, तो ये सूखा मौसम रहता है। जुलाई में बिहार के मैदानी भाग का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा निम्न वायुदाब के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर से तूफान या चक्रवात आते रहते हैं। सितंबर तथा अक्टूबर में बिहार के मैदानी क्षेत्रों का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बिहार में प्रायः उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। यानी अगर आप उत्तर से, अगर ये हम पूरा बिहार मान लें, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, और ये गंगा नदी, तो उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आएंगे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, तो इधर भी, और पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तब भी वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर वाले जितने राज्य होंगे, जैसे कि सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, किशनगंज हो गया, तो इन सब में वर्षा ज्यादा होगी। इधर जो है गया है, रोहतास है, तो इन सब में वर्षा क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे है शेखपुरा है, तो इन सभी में वर्षा में कमी देखी जाएगी। और खासकर इस क्षेत्र वाले में सबसे अधिक वर्षा होगी, इसीलिए किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होगी।
बिहार में सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी एवं तराई क्षेत्रों तथा गंगा के उत्तर पूर्वी बिहार में लगभग 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मैदानी भागों में 120 से 140 एवं पश्चिमी भागों में 100 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब है कि बिहार के दक्षिणतम मानसून से लगभग 90% बारिश तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। 15 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है, जिससे मानसून का निर्वर्तन या रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। ठीक है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा 205 सेंटीमीटर किशनगंज, कहाँ किशनगंज कितना होती है तो 205 सेंटीमीटर। तो ये डेटा भी याद रखेंगे कि अगर सबसे अधिक होती है तो कहाँ होती है तो किशनगंज में होती है। तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में 101 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर कोई जगह पूछ दे कि कौन से जगह पे होती है, जैसे आप ये तो बताया कि जिला कौन सा है, तो आप देखेंगे कि पटना का एक त्रिकोणीय क्षेत्र इस तरह का बनता है। ठीक है ना। आरा से पहले और के आसपास तो वहीं पे सबसे कम वर्षा होती है बिहार में। मानसून का आगमन, अब देखिए मानसून का आगमन कैसे होता है और मानसून क्या होता है। मई माह में उत्तर पश्चिमी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान अधिक तेजी से बढ़ने के कारण वहां निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होने लगता है तथा जून के प्रारंभ में यह निम्न वायुदाब क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें को आकर्षित कर लेती है। यानी अभी अभी हम बताए थे कि जहां भी प्रेशर क्या होगा डाउन होगा वहां पे हवाएं आएगी और ये इतनी प्रचंड होती है कि उसे अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। व्यापारिक पवनें जो आती रहती है हवा उसको, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगे इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो समुद्र से ये भाप को ले लेगा, जहां यह भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण तंत्र में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से प्रभावित होने के कारण पवन ने अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है और भूमध्य रेखा को पार करने के पश्चात इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा का आरंभ अचानक तीव्र मेघ गर्जन और विद्युत चमक के साथ होता है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। अब है शीत ऋतु। तो बिहार का शीत ऋतु है। बिहार में शीत ऋतु का समय मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहता है। मध्य अक्टूबर में मानसून के लौटने के बाद भी वायु में आर्द्रता अधिक रहती है। राज्य की सबसे अधिक ठंड मध्य दिसंबर जनवरी तक होती है। स्वच्छ आकाश, मंद पवन, हल्की ठंड और धूप शीत ऋतु के प्रारंभिक लक्षण हैं। इस ऋतु में जनवरी माह में मैदानी क्षेत्र का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। बिहार में इस ऋतु में उत्तर के पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाला पड़ता है, जिसके कारण फसलों को अधिक क्षति पहुंचती है। अब ये पाला जो है, पाला क्या होता है कि शरद ऋतु में बहुत ठंडी हवाएं चलती है, जिससे यहाँ का जो है तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और मतलब कपकपी वाली ठंड होती है, तो इसे कहते हैं पाला पड़ना। चलिए आगे देखते हैं। शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी में नवंबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी के मध्य तूफानी मौसम दशाएं विकसित होने से 3 या 4 बार पर्याप्त वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप आकाश में बादल छाए रहते हैं। ये वर्षा के कारण दिन का तापमान कम हो जाता है, जिससे ठंड अधिक बढ़ जाती है। बिहार में शीत ऋतु में 5 से 10 सेमी तक वर्षा होती है। इस ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जनवरी माह में
न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये हमारे पास है कि जो बिहार के ऑफिशियल साइट है वहाँ से मैंने ये डेटा बनाया है। तो इधर आप देख सकते हैं कि बिहार का यहाँ पे है किशनगंज, जहाँ की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और देखिए जो जो ये वाला क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि वर्षा का वितरण किस प्रकार है और कौन कौन से जिले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस बिहार स्पेशल वाले जो जलवायु था उसका मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।